अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद एजाज। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 20 पॉइंट प्रेजेंट किए हैं फॉर द पीस ऑफ गज़ा। क्या ये गज़ा में जारी जंग को रुकवा सकते हैं और क्या फ़लस्तीनियों के हक़ में ये एग्रीमेंट जो है ये बेहतर है, और कहीं ये एग्रीमेंट सरेंडर एग्रीमेंट तो नहीं है गज़ा के लिए। जितनी भी पॉइंट्स हैं इसके वो आज हम सारे के सारे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले जो है हम थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखेंगे कि आखिर ये इतने सालों से क्यों ये जंग चल रही है फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान। ठीक है, और अरब इज़राइल वॉर्स क्यों हुई हैं ये हम देखेंगे। ठीक है, मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों का आखिर इस रीजन के साथ क्या ताल्लुक है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, और जो पॉइंट प्रेजेंट किए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम उनको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके जो मेजर फीचर्स हैं, आखिर क्या ये हमास के लिए सरेंडर एग्रीमेंट तो नहीं है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लेते हैं। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन आपका जो है वो प्रॉपर आपका एक माइंड बन जाए कि ये हिस्ट्री है इसके पीछे और ये रीज़न है कि जिस वजह से वॉर चल रही है इतने सालों से। ठीक है, आपको पता है कि यहूदियों की जो बुक है तौरात, उसी में मेंशन है कि ये जो जगह है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद की है। ठीक है, वो सिर्फ यही समझते हैं कि हज़रत इसहाक जो कि बनी इसराइल के बाप हैं, उन्हीं का हक है इस जगह पे। हालांकि उन्हीं की किताब में मेंशन है कि ये इब्राहीम की औलाद की है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आपको पता है कि दो बेटे थे, हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम इसको फादर ऑफ द बनी इसराइल कहा जाता है, और देन हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को फादर ऑफ अरब्स कहा जाता है। ठीक है, इट्स मीन के दोनों का इस जगह पे हक है अकॉर्डिंग टू तौरात। ठीक है, और देन आपको पता है कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनका बेटा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पे आते हैं और एक टेम्पल को क्रिएट करते हैं, बनवाते हैं, मस्जिद को बनवाते हैं। ठीक है, वो टेम्पल यहूदियों के नज़दीक एक सेक्रेट प्लेस होती है। ठीक है, और उसी दौर में आपको पता है कि बख्त नसर जो कि इराक़ का बहुत बड़ा बादशाह होता है, बहुत सारा एरिया जो है इधर इसने कवर किया होता है। अगर आप मैप पे देखें तो ये अटैक कर देता है इस रीजन पे। ठीक है, जैसे इस रीजन पे अटैक करता है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने टेम्पल बनवाया होता है ये उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, उसको तबाह कर देता है और बहुत सारे जो यहूदी होते हैं उनको मार देता है और बहुत सारे यहूदियों को गुलाम बना के इराक़ में ले जाता है। ठीक है, और देन इनके बाद साइरस दी ग्रेट, जिनको जुल्करनैन भी कहा जाता है, ये आपको पता है कि ईरान में जो है इसकी डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी, ये अटैक करता है बेबीलोन पे। बेबीलोन आपको पता है कि इराक़ का जो है वो पुराना सिटी है जहाँ पे बख्त नसर का कैपिटल था। ठीक है, साइरस दी ग्रेट क्या करता है, ये सारे रीजन को हथिया लेता है, बख्त नसर को हरा देता है। ठीक है, और फिर यहूदी जो होते हैं उनको इकट्ठा करता है, उनको फंड भी देता है कि आप जो है वो अपना टेम्पल दोबारा तमीर करवाएं। ठीक है, और यहूदी अगेन जो है वो यहाँ पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि रोमन्स आते हैं, द ग्रेट रोमन एम्पायर का आगाज हो जाता है इधर यूरोप की तरफ। वो यहाँ पे अटैक करते हैं, वो भी यही करते हैं कि ये सारा जो जेरूशलम का सिटी है और इसके आसपास के इलाके हैं इन सबको वो तबाह कर देते हैं और यहाँ पे अपना कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, और रोमन्स के बाद आपको पता है कि उनका सामना मुसलमानों के साथ होता है। जब रोमन एम्पायर थी तो नीचे जो मुसलमानों की डायनेस्टी थी वो फैल रही थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में। ठीक है, और हज़रत उमर जो हैं वो अटैक करते हैं इस रीजन पे। अटैक करने के बाद वो अपने एरिया में इस रीजन को ले लेते हैं और इसको फतह कर लेते हैं। ठीक है, ये मुसलमानों के हाथ में आ जाता है और देन कुछ टाइम के बाद मुसलमान फिर कमज़ोर होते हैं। जैसे मुसलमान कमज़ोर होते हैं ये इलाके जो हैं वो ईसाइयों के हाथ में चले जाते हैं और मुसलमान लड़ने की कोशिश करते हैं सलीबी जंगों में, लेकिन इसको वो नहीं ले पाते। लेकिन सलीबी जंग एक होती है सलाहुद्दीन अय्यूबी की लीडरशिप में, वो जीत जाते हैं और फिर ये इलाके जो हैं वो मुसलमानों के हाथ में आ जाते हैं। ईसाई, मुसलमान और यहूदी तीनों यहाँ जगह पे अमन से रहना शुरू कर देते हैं।
और देन आपको पता है कि यहाँ पे सल्तनत उस्मानिया, यहाँ तुर्की अगर आप मैप में देखें तो इस साइड पे आपको नजर आएगा, ये सल्तनत उस्मानिया के अंडर में सारे इलाके आ जाते हैं जो मुसलमानों के हाथ में थे, जो अरबों के हाथ में थे, ठीक है, वो सारे तुर्कों के पास आ जाते हैं, ठीक है। ओटमन एम्पायर चलती है। ओटमन एम्पायर आपको पता है कि इसका जो खात्मा है ये ख़त्म होती है वर्ल्ड वार 1 के बाद, ठीक है। 1917 में आपको पता है कि ये ऑटमन एम्पायर का जो है वो इख्तिताम होता है और उसके बाद ये इलाके ब्रिटिश के हाथ में आ जाते हैं। आपको पता है कि ब्रिटिश वर्ल्ड वार 1 जो है उसने विन किया था उसको, और ये सारे के सारे इलाके जो हैं वो ब्रिटिश के हाथ में आ जाते हैं। और ब्रिटिश जो है ये अरबों के साथ और अरब ब्रिटिश के साथ जो है वो डील करते हैं कि ये तुर्क जितने भी थे वो हम पे हुकूमत कर रहे थे, ठीक है, इनको आप दूर करें, हम अपना कंट्री खुद चलाएंगे, ठीक है। वो ब्रिटिश के साथ डील करके अपने इलाके ले लेते हैं और ऑटमन एम्पायर को साजिश के ज़रिए तोड़ देते हैं। और ये जो एरिया था आज का फ़लस्तीन, ये सारे का सारा ब्रिटिश के पास आ जाता है, ठीक है। और जैसी ये एरिया ब्रिटिश के पास आता है, यहूदी मुख्तलिफ जगहों पे बैठे होते हैं, इनका कोई अपना कंट्री नहीं होता, लेकिन ये कंपेन चला रहे होते हैं कि हम अपना एक अलग कंट्री बनाएंगे, ठीक है। और जैसी इन्हें ये पता चलता है, ये ब्रिटिश के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। 1917 में ये होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहूदियों को उनके इलाके वापस किए जाएंगे। इसमें ये चीज़ें मेंशन होती हैं इस डिक्लेरेशन में, और यहूदियों को यहाँ ला के बिठा दिया जाता है, ठीक है। और देन वर्ल्ड वार 2 आती है 1939 में। आपको पता है कि हिटलर जो था वो यूरोप में जितने भी यहूदी थे उन सबको बहुत मार रहा था, ठीक है। और जितने भी यहूदी हैं वो भाग के कहाँ आ रहे थे, वो इसी जगह पे आ रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो यहूदियों की तादाद बढ़ना शुरू हो गई, और जो अरब थे यहाँ के लोकल लोग से उनकी तादाद कम होना शुरू हो गई। और इसी तरह 1948 में आपको पता है कि 14 मई 1948 में जो है इजराइल वर्ल्ड मैप पे आना स्टार्ट हो जाता है, ये वर्ल्ड मैप पे आ जाता है, ठीक है। और फिर जैसे ये वर्ल्ड मैप पे आता है तो लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, वहाँ के जो कबायली लोग होते हैं उनके दरमियान और इजराइल के दरमियान। तो देन यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन, वो एक प्लान देता है। उस प्लान के तहत वो पूरे एरिया को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये जो पैलेस्टीन के पास होता है इसको ए एरिया कहते हैं, ठीक है, और ये गजा वाली पट्टी, ठीक है, ये ए एरिया, और इजराइल वाले को बी, और जो जेरूशलम है ये सी, ठीक है। ये जो जेरूशलम है इसको कंट्रोल यूएनओ करेगा, और इस पे जो हक है वो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों का बराबर होगा, ठीक है। इसके तहत जो है इसको डिवाइड कर दिया जाता है यूएनओ की तरफ से। जैसे ही यूएनओ का ये प्लान आता है तो सारे अरब कंट्रीज जो आसपास होते हैं, जैसे इधर इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है, सऊदी अरेबिया है, ये सारे क्या करते हैं, ये अटैक कर देते हैं इजराइल पे, ठीक है। 1948 में ये इजराइल पे अटैक करते हैं, लेकिन इजराइल को पूरी दुनिया की तरफ से सपोर्ट थी जिसकी वजह से वो ये वॉर विन कर जाता है, ठीक है। और देन अरब इजराइल वॉर 1956 में होती है, इसी तरह वो ये वॉर भी विन कर जाता है। आपको पता है कि सुएज कैनाल क्राइसिस भी 1956 में हुए थे। और इंटरनली जो पार्टीज फ़लस्तीन की तरफ से लड़ रही थी इजराइल के साथ, वो कौन कौन सी थी और वो कब बनी, ठीक है। वेस्ट बैंक में 2 जो थी पार्टीज थी, या 2 तंजीमें थी जो इजराइल के खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। एक तो अल-फतेह जो 1959 में इसका क़याम होता है, ठीक है, और दूसरी PLO जो 1964 में बनती है। ये दोनों वेस्ट बैंक में, और गजा में एक पार्टी बनती है, पॉलिटिकल पार्टी भी उसे कह सकते हैं, वो मिलिट्री जो है वो लड़ रही थी उसके खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक तंजीम बनी हुई थी, उसको हम हमास कहते हैं। हमास जो है ये 1987 में बनती है, ठीक है, और इसको शेख अहमद यासीन बनाते हैं, और अल-फतेह और PLO को यासर अरफात बनाते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये तीनों जो पार्टीज थी ये इजराइल के
खिलाफ लड़ रही थी, ठीक है। और 1963 में आपको पता है कि अरब इसराइल वॉर 3 होती है, और ये सारी जो गजा स्ट्रिप होती है इस पे हमला करके इसराइल क्या करता है, 6 दिनों के अंदर ये पूरे अरब के काफी इलाकों को अपने एरिया के साथ कनेक्ट कर लेता है, और ये गजा स्ट्रिप पे जो है वो टोटली इसका कब्जा आ जाता है, ठीक है। और देन आपको पता है कि 2005 के अंदर फिर ये पैलेस्टीन वालों को ये चीज़ें वापस कर दी जाती हैं। आपको पता है कि एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उससे पहले ओस्लो 1, ओस्लो 2 ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दूंगा, ठीक है। और देन 2007 के बाद फिर जो है हमास और इसराइल के दरमियान हालात कशीदा होने शुरू हो गए, ठीक है। और 2023 में ये इतने लेवल तक बढ़ गए कि इसराइल जो है वो टोटली इस स्ट्रिप को ख़त्म करने पे तुला हुआ है, और बहुत सारी अमवात हुई मुसलमानों की, ठीक है। पैलेस्टीन वालों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। इसराइल जो है वो बार बार इन पे अटैक करता है, बमबारी करता है, ठीक है। ये जो है 2023 में हुआ था, ठीक है। और अब हम आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रोल है, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जब वो अपनी फर्स्ट टर्म में आया था तो उसने डील ऑफ सेंचुरी ये लेके आया था पैलेस्टीन के लिए एक एग्रीमेंट, ताकि इन एरियाज को ये डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद जो है ये पीस अमन के साथ जो है दोनों कंट्रीज रह सकें, ठीक है। ये 2 स्टेट एग्रीमेंट था। और 2023 में ये पीक लेवल पे आपको पता है कि वॉर चली, ठीक है। इसी तरह 2024 में 2025 अब तक जो है ये बार बार जो इसराइल है वो बमबारी कर रहा है, और इवन ये पूरी जितने भी गजा स्ट्रिप थी, यहाँ के लोग थे, इनको ये मार देता है, ठीक है। इनको शहीद कर देता है इसराइल। और आपको पता है कि 90 जनवरी 2025 को सीज फायर होती है, लेकिन वो कामयाब नहीं होती इसराइल और गजा के दरमियान। अब जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अगेन एक एग्रीमेंट लेके आए हैं, जिसको न्यू पीस एग्रीमेंट फॉर गजा का नाम दिया है, और उसमें 20 पॉइंट जो है वो इन्होंने मेंशन किए हैं। मेरे तो ख्याल में ये एक सरेंडर एग्रीमेंट है गजा के लिए, जिससे जो है वो हमास की टोटली जो पावर है वो लॉस हो जाएगी इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। अगर हमास जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता तो हालात जो है वो वैसे ही रहेंगे, जैसे बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं वो एक्सेप्ट नहीं हुए, उन पे अमल नहीं हुआ, तो मजीद मुसलमानों पे जो है वो बमबारी की जा रही है, हालात जो है वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर अब जो 20 पॉइंट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेजेंट किए हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि 29 सितंबर 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान, ठीक है। और ये पॉइंट्स जो हैं ये सामने रखे जाते हैं पूरी दुनिया के, ठीक है। उनमें से जो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं, जैसे उसमें पाकिस्तान आता है, इसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ने इसको इस एग्रीमेंट को सराहा है। और इसी तरह दूसरे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं मेन, जैसे इजिप्ट हो गया, जॉर्डन हो गया, तुर्किया हो गया, इन सब ने जो है इस एग्रीमेंट को सराहा है, एक्सेप्ट किया है, ठीक है। अब इसके जो मेजर फीचर्स क्या हैं, सबसे पहले जो इस एग्रीमेंट का पॉइंट है वो है इमीडिएट सीज फायर। इमीडिएट सीज फायर का मतलब ये है कि फौरी जो गजा पे बमबारी की जा रही है, जो जंग मसलत की हुई है मुसलमानों पे, उस पे फौरी जो है वो काम किया जाएगा, उसको बंद किया जाएगा, ठीक है। फौरी जंग को रोका जाएगा, ठीक है। इसका ये मतलब है फौरी जंग बंदी की जाएगी। और देन दूसरा जो इसका मेन पॉइंट है वो है होस्टेज एंड प्राइजनर एक्सचेंज। जितने भी यरगमाली जो हैं वो हमास के पास हैं वो इसराइल को वापस किए जाएंगे, और जितने भी पैलेस्टीन के कैदी हैं जो बंदी बना रखे हैं इसराइल ने वो वापस किए जाएंगे पैलेस्टीन वालों को। दूसरा पॉइंट ये है। और आर्मी विड्रॉ की जाएगी, जो हमास में तैनात है, वेस्ट बैंक में तैनात है, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने ट्रूप्स यहाँ से निकालेंगे इसराइल वाले। ये पॉइंट 3 है, ठीक है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि डिसआर्ममेंट ऑफ हमास। असल में ये पॉइंट है जिसकी वजह से इसराइल ने ये प्लान को एक्सेप्ट किया है। वो ये है कि हमास जो है वो
हथियार फेंक देगा, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं करेगा, ठीक है। उसकी जो पावर है वो नीचे आ जाएगी या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको एक्सेप्ट इसी वजह से किया गया है इसराइल की तरफ से, ठीक है। ये इसका चौथा पॉइंट है। और पांचवा जो है वो ट्रांजिशनल गवर्नेंस। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो कौन चलाएगा। सदर ट्रंप से जब पूछा गया इसके बारे में तो उसने ये कहा कि बोर्ड ऑफ पीस यहाँ पे कायम किया जाएगा गजा स्ट्रिप में, और उसको जो निगरानी करेंगे, उसकी जो प्रेसिडेंसी करेंगे, उसकी जो सरपरस्ती करेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद होंगे, खुद इन चीज़ों को देखेंगे। बोर्ड ऑफ पीस जो है वो कायम किया जाएगा जो इसको गवर्न करेगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और देन ह्यूमैनिटेरियन एड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जंग से पहले या जंग के बाद जितना भी मामलात ख़राब हुए हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है या लोगों को खाना रहाइश उनके मसाइल पेश आ रहे हैं, वो सारे के सारे रिजॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट नंबर हमें 6 कहता है, ठीक है। और देन पैलेस्टीन को स्टेट बनाया जाएगा अगर ये इस एग्रीमेंट पे काम हो जाता है, अगर ये एग्रीमेंट कामयाब हो जाता है, हमास की तरफ से इसको एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। तो देन मे बी पैलेस्टीन को जो है वो स्टेट का दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। ये कहना था सदर डोनाल्ड ट्रंप का, और मेरा ये ख्याल है कि ये सरेंडर एग्रीमेंट है। मुसलमानों पे तशद्दुद करने के बाद जो है वो खुद को सरेंडर कर दें और जितनी भी जो तंजीमें हैं वो ख़त्म हो जाएं, और इसराइल जो है वो अपना पूरे का पूरा इलाका जो है वो खुद ही उस पर काबिज रहे। हालांकि ये सारे के सारे अरबों के हैं, इन पे जो हक है वो मुसलमानों का है, ठीक है। और ये तो था आज का हमारा टॉपिक। हमने इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देखा कि ये किस तरह, क्यों ये आखिर जंग चल रही है इतने सालों से, और जो इसके मेन पॉइंट्स थे आज के एग्रीमेंट के वो हमने देखे, ठीक है। इनकी आपने डेट्स और इसकी इंपॉर्टेंस इंटरव्यू के हवाले से, पेपर के हवाले से आपने याद रखनी है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।